तो क्या देख रहे थे कि जो हमारा कार्ब एनायन होता है यह क्या करता है, तो ऑक्टेट रूल को पालन करता है। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इस बेसिस पे हम लोग इसको बता सकते हैं। आगे देखें तो इसमें मैं बता रहा था कि जो कार्ब एनायन है उसमें देखें तो एल्किल हैलाइड वाला जैसा कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है या कंपाउंड आ जाता है, देखें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। इस ग्रुप के लिए देखो एक कार्बन है, 3 H है, तो बोल सकते हैं मेथिल। ठीक है, और क्या है, Cl है, इसको बोल सकते हैं क्लोराइड। ठीक है, अगर ऐसे बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो क्लोराइड बोला जाता है, क्लोरीन नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या हो गया, तो इसमें देखें, हाँ तो इसमें देखें तो इसमें क्लोराइड जो है वो जुड़ा हुआ है। इसमें तुम लोग को पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह कार्बन की अपेक्षा ज्यादा होती है। ज्यादा होती है इसका मतलब है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्लोरीन जो है वह अपनी ओर खींचना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ऊपर वाला नहीं है ना, जो डार्क कलर में दिख रहा है ना, वहीं से लिखना शुरू करना, ऊपर वाला नहीं है जी। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या होगा, तो यहां से क्लोरीन जो है वह क्या करता है, तो क्लोरीन अगर यहां से कैसा निकले, माइनस के रूप में निकलेगा। कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना था, तो क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यह जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जगह में हम कुछ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इस क्लोरीन के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन को ही डाल देते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वह अब क्या करना चाहेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो लेना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो क्या होगा, ये अब ऐसा टूटेगा, ऐसा टूट करके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज प्लस H प्लस ऐसा बनाएगा, जैसे कि ऊपर वाला रिएक्शन देखे थे। ठीक है, तो सेम रिएक्शन देता है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये होता है हेटेरोलेटिक फिजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, फिजन मतलब विखंडन, हेटेरोलिटिक मतलब विषमांग विखंडन। क्या है तुम लोग का, नहीं हो पाएगा, कौन सी क्लास का, रेगुलर वाले हो, बैठो पहले उसके बाद चेक करेंगे। हाँ क्लास हो रहा है, चलो बैठो, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, हाँ चलो बैठो जल्दी।
पीछे जाओ, ले लो, ये सीट भी ले सकते हो, उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, जहां से भी आ जाओ, उधर और सीट है, डेस्क के नीचे, मतलब जो टेबल है उसके नीचे नीचे लगा हुआ है। क्लियर है? तो इस प्रकार से नॉर्मली हम लोग इसको बना सकते हैं, किसको? कार्ब एन आयन। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बो एन आयन। कहां तक कवर कर रखा है इसमें? चल, अब देखते हैं इसमें कार्ब एन आयन जो होता है, जब उसका हेटेरोडिक फिजन से हमको ये मिल गया, ठीक है, कार्ब एन आयन प्राप्त होता है। अब इसका शेप देखें, स्ट्रक्चर, अगला टॉपिक ये इंट्रोडक्शन था, ये इसका इंट्रोडक्शन के तहत लिखोगे इसको। इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम बताते हैं कि जो कार्ब एन आयन होता है उसके कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। क्या होता है sp3? दो पी ब्लॉक का होता है, हाँ? एक एस 3 पी ब्लॉक का होता है और एक एस ब्लॉक का होता है। वैसे नहीं बोलते, वैसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एस, कैसा बोलते हो? बोलो। एक एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की बात ही नहीं होता वहां पे, एक एस ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल, हाँ, और एक, हाँ, 3p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और अपने एनर्जी का री एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि देखो, तुम लोग पढ़े हो कि हुम्स के रूल के, अब्बाउ के रूल के अकॉर्डिंग कि एस की जो एनर्जी है वो कम होती है पी की अपेक्षा, मतलब पी की ज्यादा होती है, एस की कम होती है, ये जान रहे हो? तो क्या करेंगे वो, एक एस ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में एनर्जी का रिएक्सचेंज करेंगे और एनर्जी बराबर बराबर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो जैसे एस ऑर्बिटल को हम लोग दिखाते हैं ऐसा, लेकिन p ऑर्बिटल को कैसा दिखाते हो? डंबल आकार, जिसमें दो लोग हैं बोलते हो, प्लस लोग और माइनस लोग, ऐसा बोलते हो, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसा दिखाते हैं, एक बड़ा लोब और दूसरा छोटा लोब। क्लियर है? तभी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अगर दोनों को सेम कर दिए मतलब p ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? तो इसीलिए देखो, तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? इसमें देखो 3 वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा बोला था। सब में देखो एक और इस पर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा रहते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक हाइड्रोजन आता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके सिग्मा बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पे कैसा होता है? तो यहाँ पे ओवरलैपिंग sp3 ओवरलैपिंग होगा। क्या बोल रहे थे? कौन सा क्लास? बीएससी फाइनल ईयर। आ जाओ। कहाँ पर बैठे हो कितने दिन से? गधे को जिस भी देख रहा है क्या गधा करने के बाद तो चल लेंगे। वो से केमिस्ट्री का ना? चलो फाइनल ईयर तो कौन सा है? बायो गाड़ी वाला इसका देखिए ना, वो क्या है? कैसे नहीं आया उसी दिन? अच्छा, वो नेहा बोल रही थी। चलो, इसमें क्या होगा तो ये समझ में आया कि नहीं? एक हाइड्रोजन सेम टू सेम इसके साथ और इसके साथ भी आकर के क्या करेगा, वो हाइड्रोजन इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। ये देखो ऐसा, तो यहां से सबसे सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो sp3 ओवरलैपिंग, sp3 ओवरलैपिंग होगा यहाँ। ठीक है, सब में सिग्मा बॉन्ड जो बना वो इसके थ्रू। अब देखो यहाँ पे जो पेयर मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है? तो कहाँ उपस्थित है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है, किस पर उपस्थित है, हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि जो कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बो एन आयन जो होता है, एन आयन पर, एन आयन के कार्बन पर क्या होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तथा कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पर उपस्थित होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पर प्रेजेंट होता है, लिखो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं लिखते रहता हूँ, उसको लिखते चलो, फिर अलग से टाइम तुम लोग को नहीं मिलेगा। कौन सा क्लास के हो, फर्स्ट ईयर रेगुलर हो, तू कौन सा, फर्स्ट ईयर मैथ्स बायो। तुम लोग को डेट दिया गया तो उस डेट पे क्यों नहीं आए गधे लोग, कितना नंबर है, आज अगर नहीं आते तो तुम लोग आपसे बायोलॉजी में दोनों मैथ्स वाले, मतलब मैथ्स वाले ही मुझे क्या कर रहे हो, है ना, डेट से विदाउट डेट में आओगे तो एनुअल तो कर काम का केमिस्ट्री का सिस्टम सही है। हाँ हमारा इसमें देखो नाम देखना, यहाँ से इसमें सिग्नेचर करना, नाम देखना, इसमें सिग्नेचर, एक जगह पर दो सिग्नेचर। हाँ बोलो, कौन सा क्लास, तुम लोग बैठो, चलो और इधर क्लास लो, उसके बाद जब उठा था इधर से पीछे से, हाँ क्लास है, चलो बैठो, जाओ तुम लोग भी बैठो, चलो मैथ वाले। और वहां देख लेना क्लास वहां नहीं लगता रहेगा, तो यहीं पे आके पूछ लेना, यहीं पे क्लास ले लेगा, ठीक है। अभी तक नहीं हो पा रहा क्लास, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ जब पढ़ाऊंगा तभी वहां हो, इसीलिए सर उस दिन उसमें जुड़े थे पर उसमें अटेंडेंस नहीं दिखाया, अटेंडेंस नहीं दिखाया, हाँ अटेंडेंस नहीं शो कर रहा, वो ना अटेंडेंस मेरे को शो करेगा, तुम लोग को नहीं करेगा, नहीं सर पहले दिखा रहा था, हरा कलर का दिखा रहा था, तो कुछ अपडेट करके देखना, क्योंकि मेरा अपडेट मांगा है, अपडेट किए हैं सर, हाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जुड़ोगे ना तो जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम पर मेरे में दिखाएगा तुम लोग का, ये जुड़े, उसके बेस पर मैं अटेंडेंस डाल दूंगा। हो गया तुम लोग का, चलो ये चीज समझ में आया, क्या बोल रहा है, समझ में आया स्ट्रक्चर इसका। जो कार्बोकेटायन होगा वह कार्बोकेटायन के कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 3 बॉन्ड जो है, जो हाइड्रोजन के रहेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग करेंगे, वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो एक बचा हुआ ऑर्बिटल है जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसी पर जो है हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वह प्रेजेंट रहेगा। तो इस प्रकार से होता है हमारा कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, हाँ सॉरी कार्बो एन आयन का स्ट्रक्चर, और इसको दिखाते हैं हम लोग ऐसा, या तो ऐसा दिखाएंगे या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस बेसिस पर हम इसको देखो, तो ये सिग्मा बॉन्ड है रहेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। बबीता निराला, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो कार्बोकेटायन, कार्बो एन आयन जो है बॉन्डिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे इसमें अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बो एन आयन, एन आयन के टाइप्स कितने होते हैं उसके बेसिस पर।
टाइप्स ऑफ कार्ब एन आयन। तो क्या बोलते हो, कार्बन के डिग्री के बेसिस पे कार्ब एन आयन भी कार्ब केटायन की तरह 4 टाइप के ही होंगे। जैसे कार्ब केटायन के लिए बोले थे 1 डिग्री, या फिर बोले थे प्राइमरी कार्ब एन आयन, ठीक है। दूसरा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्ब एन आयन, ठीक है। तीसरा देखे थे 3 डिग्री या फिर टर्शरी कार्ब एन आयन, ठीक है। उसके बाद देखे थे एक तो किसको, तो CH3 जैसा, और इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको बोले थे क्या, तो क्या बोले थे मेथिल कार्ब एन आयन, ठीक है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर क्या बोला था, जिस कार्बन पर माइनस चार्ज है वह माइनस चार्ज अगर एक कार्बन चेन वाले कंपाउंड से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे, ऐसा बोला था। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है अगर वह सिर्फ एक कार्बन चेन वाले से जुड़ा है तब, क्लियर है। तो ये हो गया क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी कार्ब एनायन। इसको देखें तो क्या बोल रहे हैं हम लोग 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में क्या बोलेंगे, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है अगर वह 2 कार्बन चेन से जुड़े हैं तब उसको हम 2nd डिग्री या 2 डिग्री कार्ब एन आयन कहेंगे, क्लियर है। अगला देखो तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ये माइनस, इस पर CH3 CH3 CH3, अगर ऐसा हो क्या बोलोगे, नहीं जो मैं बोल रहा हूं परिभाषा इसका उसको भी बोलते चलो। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वह अगर 3 डिफरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर टर्सरी कार्बोकेटायन, सॉरी केटायन ही आ रहा है ना। इसको क्या बोलोगे, बोलो तो जिस कार्बन पर माइनस है वह किसी भी अदर कार्बन चेन से नहीं जुड़ा है तो उसको, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है तब उसको हम लोग मेथिल कार्ब एन आयन कहेंगे, क्लियर है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्ब एन आयन होते हैं, ठीक है। चलो इसको बताओ तो कितना डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री गलत, 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री है, नहीं सर 1 डिग्री है सर जी, क्योंकि वह एक ही कार्बन पे जुड़ा है इसलिए वह 1 डिग्री कार्बन एनायन है। इधर बाकी क्या बोलना पसंद करोगे, 1 डिग्री ही होगा। हाँ ध्यान देना, हमेशा कंटिन्यू कार्बन से जुड़ा होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, भले वो एथिल हो, मेथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, ऑक्टिल हो, नोनिल हो, डेकिल हो, जो भी हो, लेकिन अगर एक कार्बन से जुड़ा है इसका मतलब क्या होगा, 1 डिग्री ही मानेंगे, क्लियर है। इसमें कितनों की बड़ा ये जुड़ जाए, ऐसा ऐसा करके कितनों की बड़ा, फिर भी 1 डिग्री ही माना जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो तो इसको क्या बोलोगे, कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री है सर, ये भी 1 डिग्री है सर, 1 डिग्री होगा सर, बोलो 2 डिग्री कि 3 डिग्री, 1 डिग्री ही होगा, अंतर कुछ नहीं है। देखो मैं क्या किया था, जो एक चेन जोड़ा था वहां से हाइड्रोजन हटा दिया और क्या कर दिया हूं, इसी के साथ जोड़ा हूं मैं, क्लियर है। तो जिस कार्बन से नेगेटिव चार्ज है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, क्या यह इन तीनों कार्बन से थोड़ी जुड़ा है, वो एक ही से जुड़ा है पहले, तो इसलिए 1 डिग्री ही होगा, भले उसके साथ कितनों भी सब्स्टिट्यूटेड क्यों ना आ जाए, समझ में आया। तो इसको हमेशा ध्यान रखना। चलो ये हो गया हमारा क्या, तो 1 डिग्री कार्ब एन आयन, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एन आयन, बोलो कार्ब एन आयन की स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो कार्ब एन आयन की स्टेबिलिटी हम नॉर्मली बताते हैं कि जो CH3 मेथिल कार्ब एन आयन होता है यह मोर स्टेबल होता है, ठीक है।
तो ये मोर स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा, तो किसकी अपेक्षा, तो ये 1 डिग्री कार्बो एनायन की अपेक्षा, और 1 डिग्री जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है किससे, तो 2 डिग्री कार्बो एनायन की अपेक्षा, और 2 डिग्री जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है किससे, तो 3 डिग्री की अपेक्षा। तो देखो ये क्यों, तो इसका कारण उस दिन बताया था। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिलहाल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं काम आएगा, यहाँ पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट काम आएगा। कैसे, उस दिन जो बताया था कार्बोकेटाइन के केस में क्या था, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या होगा, इसमें कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, नहीं है, तो यह इस नेगेटिव चार्ज को कैंसलाइज करने का काम नहीं करेगा या बढ़ाने का काम नहीं करेगा। क्लियर है, इसलिए यह मोर स्टेबल होता है। इसमें देखो तो 1 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, कौन सा, मेथिल ग्रुप। यहाँ 2 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ देखोगे तो 3 प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वह उस नेगेटिव चार्ज को उतना बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। क्लियर है, और जो नेगेटिव चार्ज को जितना कम या बढ़ाएगा नहीं समझ लो, तो इसका मतलब है कि वह नेगेटिव चार्ज उतना ही अनस्टेबल होगा। क्लियर है, तो इस बेसिस पे क्या होता है, तो 1 डिग्री जो कार्बो एनायन होता है वह मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री की अपेक्षा, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री की अपेक्षा, और ये 0 डिग्री सबसे पहले आता है, मतलब 0 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 1 डिग्री उससे कम स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल, 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। क्लियर है, तो इस बेसिस में हमारा कार्ब एन आयन का जो स्टेबिलिटी है वो पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, इधर को ये मिटा देते हैं, इसमें अब देखते हैं कुछ नाम लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको आते हैं कि नहीं। बेंजाइल सुने हो, बेंजाइल स्ट्रक्चर बोलो तो, बेंजीन C6H5, ये ये देखो C6H6 में लिख दिया, बेंजीन क्या है ये, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ क्या, बेंजाइल, मतलब माइनस चार्ज होगा कहीं पे, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, जैसे इसमें किए थे एक हाइड्रोजन हटाया था वहां पे माइनस चार्ज जोड़े थे, तो देखो तो ठीक है, क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल। समझ में आया, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये बोलो तो C6H5 माइनस, समझ में आया। चलो इसके बाद देखा तो सुने हो क्या है, विनाइल, सुने हो क्या होता है, C डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ H अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप या वाइनिल ग्रुप। ठीक है, और वाइनिल रेडिकल बोलेंगे, सॉरी वाइनिल एनायन, तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के कारण इस पर आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं वाइनिल एनायन। इसको फॉर्मूला में लिखे तो C2 दिख रहा है, H3 हाँ C2H3 लिखो इसको अच्छे से, ऐसा C2H3 माइनस, तो ये होगा क्या, फिनाइल। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद है फेनिल, सॉरी बेंजाइल नहीं है, ये है फेनिल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेनिल। फेनिल, बेंजाइल में क्या होता है ये देखिए, तो बेंजाइल तो जो टॉल्यूइन होता है, टॉल्यूइन देखे हो, यस सर, मेथिल ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टॉल्यूइन। ठीक है, तो टॉल्यूइन से एक हाइड्रोजन हट जाए और इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजाइल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
तो इसका फॉर्मूला होगा C7 एक कार्बन ऊपर में जुड़ा है Yes. और इसके 4 हाइड्रोजन और इसके 5 और 2 7 हाइड्रोजन, तो ये 8 7 माइनस ये होगा हमारा क्या बेंजाइल। ठीक है। हाँ सर जी से C6H5 और CH2 करके नहीं कर सकते? C6H5 CH2 माइनस ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये डॉट या फिर इसको ऐसी बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पोजीशन यही बेंजाइल पोजीशन होगा, विनाइल पोजीशन तो यही विनाइल पोजीशन होगा, ये होगा आपका फेनिल पोजीशन। ठीक है, अगला देखो तो साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपिल, साइक्लो मतलब किसके लिए लेते हो तुम लोग? साइक्लिक रिंग होना चाहिए। ठीक है, प्रोपिल बोल रहे हो, देखो तो प्रोपिल 3 है ना, मेथिल एथिल प्रोपिल। ठीक है, तो 3 समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े रहेंगे ऐसा, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा साइक्लोप्रोपिल एनायन या कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन भी बोला जाएगा इसको, कार्ब एन आयन, यहाँ पे लिखना ना कार्ब एन आयन, यह भी कार्ब एन आयन, यह भी कार्ब एन आयन। बोलो समझ में आया। ऊपर वाला क्या है, फेनिल कार्बन आयन, सेकेंड वाला विनाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, साइक्लोप्रोपिल कार्बन आयन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है हमारा कार्ब एनायन इस प्रकार से होते हैं। बोलो इतने में हम लोग अब देख लेते हैं क्या, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसमें स्टेबिलिटी देखने जाओगे तो अब काम आएगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वह उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर है। तो देखो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके मिलेंगे, बेंजाइल। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is directly proportional to stability of species। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है तो स्पीसीज का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह अगर कम है तो स्टेबिलिटी आप कम हो, ये भी कम हो। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं बेंजाइल एन आयन का सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए वह ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है। अगला देखें तो इसके बाद जो है विनाइल स्टेबल होता है, उसके बाद देखोगे तो फेनिल स्टेबल होता है, और इससे कम स्टेबल होगा हमारा कौन सा, तो साइक्लोप्रोपिनाइल प्रोपिन। ठीक है, और आगे बढ़ते जाओगे जैसे जैसे तो यहां पे आता है कौन सा, तो कौन सा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और सॉरी उल्टा डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। सर जी बेंजाइल और फेनिल दोनों तो एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कारण से अलग आएगा। 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इसमें है लेकिन 7 इसमें है। तो नॉर्मल चीज ही देखें तो 7 कार्बन है तो 7 माइनस हो सकता है, उसमें 7 जगह पे माइनस हो सकता है। यहाँ देखें तो 6 कार्बन है तो 6 जगह पे माइनस हो सकता है, इसलिए वो उससे कम है। ठीक है, तो ऐसा इसमें पॉसिबिलिटी हम लोग दिखाते हैं।
तो इसलिए इसकी जो कार्ब एनायन है, सॉरी कार्ब, हाँ एनायन है, वह ज्यादा स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा, फेनिल की अपेक्षा। अब देखिए फेनिल और विनाइल में ये क्या होता है, तो यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और ये डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इसके कारण से यह ज्यादा स्टेबल होता है इसकी अपेक्षा। देखो डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जब तुम लोग पढ़ोगे आगे, कब, जब आओगे बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में, जब एनएमआर पढ़ोगे उस समय तुम लोग को बताया जाएगा। तुम लोग अभी सिंपल पढ़े हो पराचुंबकीय और क्या था, अनुचुंबकीय, ठीक है। तो डाईमैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक मतलब पराचुंबकीय जो बोलते हैं, है ना। तो उस बेसिस पर पराचुंबकीय नेचर के कारण से विनाइल जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा, फेनिल की अपेक्षा, ठीक है। तो उतने डिटेल में अभी फिलहाल तुम लोग को नहीं जाना है, तो जितना जरूरी है उतने को मैं बता दे रहा हूँ। ये ज्यादा स्टेबल होता है इन सब से और इनका क्रम ऐसा आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एन आयन। बोलो इतना समझ में आया। अब देखते हैं जनरेशन, मिटा दी इधर को। जनरेशन ऑफ कार्ब एन आयन। जनरेशन मतलब बनाना या फिर प्रिपरेशन बोल देते हैं इसको, प्रिपरेशन जनरेशन बोला जाता है। जनरेशन मतलब भी बनाना होता है, प्रिपरेशन मतलब भी बनाना होता है। तो देखो इसको बनाने की जो विधि है वो बहुत सारे होते हैं। इसमें बताया गया है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H बाय अ बेस, पहला जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से, पहला मेथड क्या बोलता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करा लें। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब समझ में आता है क्या होता है, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कोई दूसरे कंपाउंड के द्वारा उसको चुरा लेना, ठीक है। जैसे चुंबक होता है, क्या करते हैं चोरी करने के लिए जो है सिंपल सा दरवाजा रहता है, दरवाजे में चाबी रहता है, मान लो पीछे वाला हुक, टीवी में देखे होगे ना, तो उसमें क्या करते हैं चुंबक को ले जाते हैं और उससे ऐसा ऐसे हिलाते हैं, तो होता क्या है, चाबी उधर से निकल जाता है, निकल करके ऐसा ऐसे करके उसको नीचे ले आता है, निकाल करके ऐसे लेकर के बाहर से खोल करके चोरी करके भाग जाते हैं। ऐसा देखे हो ना, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है उस की का चुंबक के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा में कुछ केमिकल लाएंगे, उससे हाइड्रोजन को चुरा लेंगे और वहां से भाग जाएंगे, क्लियर है। तो ऐसा ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें देखें तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल बताया गया है, ये देखो तो नाम बताओ इसका, क्या बोलोगे, नाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन, क्लियर है। चलो इसके बेसिस पर इसका आईयूपीएसी नाम बताओ तो मेरे को, आईयूपीएसी नाम, 1-methyl-4-नाइट्रोफेनिल, बेंजीन भी बोलते हैं। तो देखो इसमें नाइट्रो को पहला मिलेगा कि इसको पहला मिलेगा, इसको हम लोग फिलहाल नहीं जान रहे, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 मेथिल 4 नाइट्रो, ठीक है। तो मेथिल पहले आ रहा है, देखो तो मेथिल कितने पर है, 1 पे, और है 4 नाइट्रो, ठीक है। अल्फाबेटिक में एम पहले कि एन पहले, एन पहले, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो आता है, ये कौन से पोजीशन में है टॉलुइन के, पैरा पे, पक्का। तो मेरे को ये बताओ इसमें, हाँ बोलो कौन सा आर्थो पोजीशन है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है इसमें,
बोलो। सर जी ऐसे में किसी तो तभी तो सेम जब कोई जुड़ा होता है तब वो आर्थो पैरा होता है सर, आर्थो पैरा अभी तो कुछ जुड़ा ही नहीं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बाकी लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? वैसे छोड़ो। नहीं सर, जगह से जुड़ा रहता है ना, जैसे देखो फिलहाल मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं जुड़ा है। इस कंडीशन में आर्थो कौन, पैरा कौन, मेटा कौन? सर आर्थो मतलब कौन सा होगा? ये वाला और इधर मेटा सर, ये मेटा, नहीं सर इधर ये मेटा, ये वाला सर, ये ना होगा और ये पैरा, ये आर्थो, तो सर मतलब फिर मेटा होगा वो, ये आर्थो आर्थो और ये पैरा। पैरा। पहला ये जो बोला, कोई भी जब तक सब्स्टिट्यूएंट आप बेंजीन पर नहीं डाले हो तब तक आप उसमें ना ही आर्थो बता सकते हो, ना ही मेटा, ना ही पैरा। ठीक है, क्योंकि उसके सभी पोजीशन सेम है। समझ में आया? तो ऐसा कभी कोई पूछता है तो मत बोलना कि कोई सा आर्थो है कि कौन सा पैरा है। क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हो जरूर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में 2 और 6 पोजीशन आर्थो हो। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में देखें तो 5 और 3 पोजीशन मेटा होगा और 4 पोजीशन होगा पैरा। समझ में आया? लेकिन इसके जस्ट अपोजिट मैं इसके रिस्पेक्ट में पूछूं तो इस ये बात केवल अंतिम वर्ड हमने साथ पास फॉर्मेट देख लिया। हियर आर पासिंग फाइनली स्टूडेंट नेम ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट 15 16 16 17 ये बच्चे खाना के फर्स्ट वाले प्रिंसिपल सर केवल फाइनल है ना, 15 16 में पास हुए हो चुके हैं। हाँ, उनका ये फाइनल ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ उनका पासिंग फाइनल है। हाँ, नेम ऑफ हमारे रिक्वेस्ट हम आपका कर देना
मास का करने को रास्ता तो मैं आपको पूछूं भारतीय निगम जो है कौन सी क्लास यहाँ सबसे खतरनाक टीचर कौन है तो मेरे ही नाम देते हैं सूरज को बोलते जुलाई वाला यही रख चुके हैं लेकिन मान लो मैं ले लूंगा लेकिन साइन तुम लोग चुप बोलो सर जो लोग क्लास अटेंड करना है तो उधर से घूम के आ चलो बोल दो उधर से घूम के आए करके जी सर अब वैसे आप तो 2-4 मिनट में खत्म करूंगा तब बनेंगे तो इधर से काम आ गया कहाँ रखना है उसको कॉपी को क्या नाम है घुमान साहू तुम्हारा दी नहीं चलो ठीक है